नमस्ते। आपके इस प्रिय साप्ताहिक कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। अपने व्यस्त जीवन में भी हमें कुछ समय निकालकर अपने आसपास के उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन को अच्छा बनाने में हमारी मदद की है। इसलिए अपने माता पिता, अपने अध्यापकों और अपने अच्छे दोस्तों के पास जाकर उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने घोषणा की है कि इस नए एकेडमिक साल से 2 बार बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करेगा। जो छात्र 2024 से 25 में 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में होंगे, वे इस नए फॉर्मेट का पालन करने वाले पहले बैच के स्टूडेंट होंगे। क्या आप जानते हैं कि इस मल्टीपल एग्जाम सिस्टम को इसीलिए शुरू किया जा रहा है ताकि एग्जाम के प्रेशर और स्ट्रेस को कम किया जा सके। तो छात्रों को किसी एक एग्जाम में खराब परफॉर्म करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि वे चाहें तो उनके पास हमेशा दूसरे अटेम्प्ट का ऑप्शन होगा। क्या एक सुंदर विचार है ना? अगले सप्ताह भारत सरकार 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अपने बजट की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या आप जानते हैं कि बजट पहली बार 1860 में औपनिवेशिक भारत में पेश किया गया था और पहली बार जेम्स विल्सन ने इसे प्रस्तुत किया था। ये वही विल्सन है जिन्होंने द इकोनॉमिस्ट और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को क्रिएट किया था। आजाद भारत का पहला बजट 1947 में आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। इस वर्ष के बजट में एडटेक इनिशिएटिव्स पर विशेष ध्यान देने के साथ एजुकेशन बजट में टारगेटेड इंक्रीज होने की उम्मीद है। तो जल्द ही अपने स्कूलों में कुछ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नए डिजिटल प्रोग्राम्स को देखने के लिए तैयार हो जाइए। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने इसे अपने एक ऐसे महत्वपूर्ण नेविगेशन टूल में बदल दिया है जो चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस वजह से चंद्रयान 3 अब एक ऐसी चंद्रबीन में बदल गया है जो भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स को उनकी चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान गाइड कर सकता है। नासा ने यह भी संकेत दिया है कि यह उनके लिए बहुत मददगार होगा, क्योंकि वे आगामी आर्टेमिस मिशन की तैयारी कर रहे हैं जो 50 वर्षों में पहली बार चंद्रमा पर ह्यूमन प्रेजेंस को फिर से स्थापित करेगा। क्या ही रोमांचक समय है ये। हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ज़मीनी स्तर पर हमारे स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करने के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है। उम्मीद है कि उस टूर्नामेंट से कोई अलग अलग खेलों में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले भारत को एक ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन के रूप में स्थापित होने में मदद मिलेगी। इन गेम्स का 6th एडिशन इस समय तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया जा रहा है और 5,500 से अधिक एथलीट्स 26 खेलों में मेडल्स के लिए compete कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस साल कौन सा स्टेट विनर के रूप में उभरेगा? इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में होम फेवरेट सात्विक रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को हाल ही में वर्ल्ड चैंपियंस कांग मिनह्यूक और सियो सांग जेई के खिलाफ कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। कड़ी टक्कर देने के बावजूद एशियन गेम्स चैंपियंस को लगातार दूसरी बार रनर्स अप रहकर ही संतोष करना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि ये दोनों कुछ हफ्ते पहले आयोजित मलेशिया ओपन का डबल्स फाइनल भी हार गए थे, लेकिन इस साल उनके पास गोल्ड मेडल टैली बढ़ाने के बहुत अधिक अवसर होंगे। अब हम उन्हें वापस एक्शन में देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते 1 शॉट विक्ट्री के लिए फाइनल होल में 6 फुट पार पट बनाने के बाद 33 वर्ष के निक डनलप पीजीए टूर जीतने वाले पहले एमेच्योर प्लेयर बन गए हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना 1916 में हुई थी। यह प्रेस्टिजियस पीजीए टूर आयोजित करने के लिए जाना जाता है। यह पीजीए टूर 1968 के बाद से दुनिया का सबसे अधिक कम्पिटिटिव गोल्फिंग टूर्नामेंट है। निक ने 20 साल की उम्र में पीजीए टूर जीतने वाले पहले एमेच्योर प्लेयर बनने के बाद इतिहास रच दिया है। इससे पहले फिल मिकेल्सन ने 1991 में यह कारनामा किया था। कितना इंस्पायरिंग अचीवमेंट है ना? भारत ने इस सप्ताह देश भर में अपना 75th रिपब्लिक डे मनाया।
क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी वो हिस्टोरिकल डेट है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने की प्रतीक है? नई दिल्ली शहर मच एंटिसिपेटेड परेड समारोह का गवाह बना। इस परेड में ट्रेडिशन, सिक्योरिटी विजिलेंस और कल्चरल स्प्लेंडर के मिश्रण की झलक दिखाई दी। इस वर्ष परेड के चीफ गेस्ट फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ हेरिटेज साइट्स का दौरा किया और इस अवसर को सेलिब्रेट किया। आपने अपने घर पर इस दिन को कैसे मनाया? आपने टाइटैनिक जहाज की आइकॉनिक स्टोरी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अब एक और भी बड़ी मशीन के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी पहली यात्रा शुरू करने और पानी में प्रवेश करने के बाद से आइकन ऑफ द सीज आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप बन गया है। क्या आप जानते हैं कि वंडर ऑफ द सीज के नाम से जाने जाने वाला क्रूज लाइनर पहले दुनिया का सबसे बड़ा शिप था। यह नया शिप करीब 1200 फीट लंबा है और इसमें 40 से अधिक रेस्टोरेंट्स, 7 पूल और यह करीब 7500 यात्रियों को ले जा सकता है। क्या आप इस इनक्रेडिबल शिप पर एक महीना बिताने की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप इसमें जाना पसंद करेंगे? इस हफ्ते की शुरुआत में भारत के फॉर्मर कोच और बिलवड क्रिकेट कमेंटेटर रवि शास्त्री को हैदराबाद में बीसीसीआई ने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। यह 2019 के बाद से क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित फर्स्ट अवार्ड सेरेमनी थी। क्या आप जानते हैं कि शास्त्री ने अपने करियर में हमारे देश के लिए करीब 80 टेस्ट मैच और 150 वनडे मैच खेले हैं। बाद में उन्हें 2014 में भारतीय क्रिकेट टीम के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया और वे भारत की 2016 की वर्ल्ड कप विक्ट्री का हिस्सा थे। हमारे देश की विरासत में उनके शानदार योगदान के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। दुनिया के लैंडमार्क्स। लॉस ग्लासियारिस नेशनल पार्क, सांता क्रूज, चिले। यह साउथ वेस्ट सांता क्रूज प्रोविंस में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4459 वर्ग किलोमीटर है और इसे 1937 में स्थापित किया गया था। यह पार्क अपने विशाल पहाड़ों और कई ग्लेशियर लेक्स के साथ साथ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है। इनमें 160 किलोमीटर लंबी अर्जेंटिनो लेक भी शामिल है। इस क्षेत्र के ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग, क्षेत्र में मवेशियों द्वारा अधिक चराई और पर्यटन आदि के कारण खतरे में हैं। यह पार्क अर्जेंटीना और चिले की सीमा पर है। यह दोनों देशों द्वारा साझा किए जाने वाले पैटागोनियन एंडीज का हिस्सा है। इस सप्ताह का नवीन शब्द है नौसिखिया, जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया हो। डूबते व्यापार को संभालना किसी नौसिखिए के लिए बहुत मुश्किल है। इस सप्ताह की पहेली है, वह क्या है जिसके पास एक आंख है फिर भी वह देख नहीं सकती है? सुई। क्या आप जानते हैं कि रुपये के सिंबल को पहली बार 2010 में अपनाया गया था? यह सिंबल हिंदी देवनागरी लिपि के र अक्षर को लैटिन अक्षर आर के साथ जोड़ता है। सिंबल में 2 पैरेलल लाइंस राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाती हैं। इस सिंबल के उपयोग से पहले रू शब्द का उपयोग रुपये को डिनोट करने के लिए किया जाता है। भारतीय रुपए का प्रतीक किसने बनाया था? अपने उत्तर contactus@igrasp.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। एक शार्क की उम्र उसकी कशेरुकाओं पर छल्लों या बैंड जोड़ों की गिनती करके मापी जा सकती है। इस सप्ताह का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें कि यदि आप उन लोगों की तारीफ नहीं करते हैं जो इसके हकदार हैं, तो वे आपके लिए अच्छा करना बंद कर देंगे, और यदि हम किसी की तारीफ करते हैं तो वह हमेशा हमारी उम्मीद से बढ़कर करेगा। इस सप्ताह के लिए इतना ही। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। नमस्ते।